हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेशन इन द सीरीज़ ऑफ 360 डिग्री रिवीजन सीरीज़। नाउ इससे रिलेटेड पहले ही मैं चैनल पे 8 to 9 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। इफ़ यू हैवेंट वॉच दोज वीडियोज़ येट, सो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड वॉच दिस वीडियोज़, या आप रैंडमली भी वीडियोज़ देख सकते हैं बिकॉज इट इज़ द वीडियोज़ आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, दिस इज़ अ सीरीज़ इन विच वी डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस with detail which consist of explanation to the options as well. ठीक है, so let us start with today's session without wasting time. Now the first question is, bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. The acid released is. Now if you know the answer to this question, well and good. Otherwise, in this series also I'll try to tell you the technique through which you can solve the question through the elimination technique. Okay, now let us start. Let us see the first option. Now tartaric acid, अगर by any means अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है, then you'll get to know that this tartaric acid is basically found naturally in the grapes. It is found in bananas. So बी के स्टिंग में तो ये बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सो ए कांट बी द आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिट्रिक एसिड। नाउ द सिट्रिक एसिड इज मोस्टली प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स जस्ट लाइक लेमन्स हैं, ऑरेंजेस हैं। ऑल्सो दिस सिट्रिक एसिड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट ऑल्सो। सो इसका यूज़ तो ईटेबल्स में है, सो सिट्रिक एसिड भी नहीं हो सकता है आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इथेनॉइक एसिड। नाउ इथेनॉइक एसिड का दूसरा नाम, द अदर नेम इज एसिटिक एसिड। नाउ दिस एसिटिक एसिड इज जनरली नोन एज विनेगर ऑल्सो। ओके, इथेनॉइक एसिड इज द एसिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर। सो इथेनॉइक एसिड भी आंसर नहीं हो सकता। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एंड इफ़ यू गेट कन्फ्यूज बिटवीन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, सो ये समझ में आता है। बट अगर आप ए या बी आंसर करेक्ट कर रहे हो, टिक मार्क कर रहे हो, तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो वी हैव कम टू अवर करेक्ट आंसर। बी स्टिंग के लिए बी स्टिंग्स में देयर इज मिथेनोइक एसिड। नाउ मिथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड एंड इट इज़ रिलीज्ड बाई एंट्स ऑल्सो। ठीक है, सो मिथेनोइक एसिड इज रिलीज्ड बाई बीज एंड इट इज़ रिलीज्ड बाई एंट्स। ठीक है, जो फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक को लैटिन में एंट ही बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मिक जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड फॉर्मिका से डिराइव किया गया है, विच मीन्स एंट इन लैटिन। ठीक है, बिकॉज एंट releases this acid, so that is why it is known as formic acid. So the correct answer would be methanoic acid. Let's now move to the next question. Now this is, which one of the following is Asia's largest dense sal forest? Now सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साल फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया में साल फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको पता होगा। एंड दिस साल फॉरेस्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, जो कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नाउ एशियाज़ में सबसे ज़्यादा डेंस साल फॉरेस्ट कहाँ पे है? सो लेट अस सी दी ऑप्शन। नाउ माफलांग, माफलांग जो प्लेस है, दिस इज सिचुएटेड इन मेघालय। ठीक है, एंड इट इज़ फेमस फॉर द सैक्रेड ग्रोव्स। इट इज़ फेमस फॉर द सैक्रेड ग्रोव्स। ओके, सो दैट इज़ वाई ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज गिर। नाउ गिर इज सिचुएटेड इन गुजरात एंड इट इज़ primarily known for the Asiatic lions. Gir National Park is in Gujarat, which is known for the Asiatic lions. So गिर भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। Now सारंदा के बारे में आपको नहीं पता, सुंदरबन के बारे में तो पता होगा ना कि सुंदरबंस तो हमारे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। एंड टॉकिंग अबाउट मैंग्रोव्स का एरिया, सो इफ़ आई टॉक अबाउट मैंग्रोव्स का एरिया, सो वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा मैंग्रोव का एरिया है। एंड सुंदरबन फॉरेस्ट में देयर इज़ लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड दिस सुंदरबन शेयर्स द बॉर्डर विथ इंडिया एंड बांग्लादेश। एंड ऑल्सो
हमारे सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड। सो यहाँ से एलिमिनेट हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। बी एंड डी तो स्ट्रेट अवे वी कैन एलिमिनेट, ठीक है, कि ये दोनों तो नहीं हो सकते। माफलांग आपको नहीं पता है और सारंदा नहीं पता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सारंदा। नाउ सारंदा, दीज आर द फॉरेस्ट इन झारखंड, okay, and these are Asia's largest dense sal forest, okay, and this Saranda forest is also famous for they also host a large tribal communities. Now talking about the tribes, the scheduled tribe population in India, largest scheduled tribe population is India, ये हमारी कौन से स्टेट में situated है, this you will tell me in the comment section, okay. Correct answer to this question is Saranda. Let's now move to the next question. Now the next question is about the privy purse sums of the rulers was abolished by which amendment of the Indian Constitution. Now सबसे पहले तो you need to know about the privy purse. Now talking about the privy purse, ये होता क्या था? Now जब ये एक पेमेंट दी जाती थी टू द फॉर्मर रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जब इंडिया का फॉर्मेशन हुआ सो ऑब्वियसली इन प्रिंसली स्टेट्स का जो एरिया था वो उनसे ले लिया गया वापस, ठीक है। Now, in lieu of that area that was taken, payments were made to them. But India being a democratic republic, जहाँ पे इक्वालिटी के प्रिंसिपल हैं, हमारा राइट टू इक्वालिटी विच इज़ गिवन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी की बात करता है। बट किसी भी प्रिंसली स्टेट के रूलर को पेमेंट अगर दी जा रही है तो इट वायलेट्स द फैक्ट ऑफ द equality, it violates the basic structure. So that is why in the year 1971 by the 26th Amendment Act this privy purse was abolished, ठीक है। So correct answer हमें पता चल गया, it is the 26th Amendment Act. Now let us see the other options as well. Now 25th Amendment Act की मैं बात करूँ, so this is associated with the directive principle of state policy and to be specific आर्टिकल 31C से ये रिलेटेड था, ठीक है। अब ये आर्टिकल 31C क्या है, दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज आर्टिकल 31C ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ 42nd अमेंडमेंट, वी ऑल नो दैट 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड ईयर की मैं बात करूं अगर तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1976। नाउ प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स वे आर एडेड बाय दिस 42nd अमेंडमेंट, एक तो था सोशलिस्ट, एक था हमारा सेक्युलर एंड द थर्ड वन वाज इंटेग्रिटी, ठीक है। दीज 3 वर्ड्स वे आर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये था हमारा 1978 का, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो सिविल लिबर्टीज कर्टेल की गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी विच वाज इम्पोज्ड इन 1975 बाय इंदिरा गांधी, जिसके ल्यू में दी संविधान हत्या दिवस इस कंडक्टेड एवरी ईयर। सो ये 25 जून को होता है संविधान हत्या दिवस, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इज रिलेटेड टू द सिविल लिबर्टीज, नॉट द प्रीवी पर्स। सो करेक्ट आंसर है हमारा 26th अमेंडमेंट एक्ट। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, अब लेट अस सी ऑप्शंस देखते हैं। अभी माइटोकॉन्ड्रिया, अभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात कहाँ आ गई माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बचपन से पढ़ा है हमने, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है, इट जनरेट्स एटीपी थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो हो नहीं सकता, ए इज़ नॉट करेक्ट। टॉकिंग अबाउट वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम क्या होता है, इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स, इट स्टोर्स द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड इट ऑल्सो स्टोर्स द एंजाइम्स। बट द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज वैक्यूल्स आर नॉट देयर इन द एनिमल सेल, ओके। सो वैक्यूल्स हर जगह नहीं होते हैं, ठीक है। आंसर क्या है इसका, इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेट मी एक्सप्लेन दी ऑप्शंस फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स।
अब राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। ये जो राइबोसोम्स होते हैं टुगेदर विद द मैसेंजर आरएनए दैट इज mRNA, दे टुगेदर फॉर्म, they act together to form protein. Okay, these do not break down. So digestive enzymes होते किसमें? Lysosomes में. These lysosomes are also known as the suicidal bag. एंड मैं टेलीग्राम पे डेली क्विज भी कंडक्ट करवाता हूँ। आज मैंने बायो का मतलब येस्टरडे आई कंडक्टेड द टेस्ट ऑफ बायोलॉजी, जिसमें ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सुसाइडल बैग्स आर नोन एज व्हाट। सो इफ़ यू वांट टू revise the things in a very good manner, you can join the telegram channel. There I conduct quiz every day, okay, at 10 p.m. So let's come to the question. Now these lysosomes contains the digestive enzymes such as nuclease, protease. ये digestive enzymes इनमें होते हैं and they are vital for the intercellular digestion. So talking about the digestive enzymes, ये होते हैं हमारे lysosomes में, ठीक है। So C is going to be the correct answer to this question. Let's now move to the next question. Now ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। सो आप ऐसे मत बोलें रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके PYQs ही करवा रहा हूँ मैं, जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो बियर टू दैट फैक्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड दैट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट? नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, लेट अस सी दी ऑप्शंस फर्स्ट। जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, सबसे पहले तो आ गया मेडागास्कर हमारा। सो दिस मेडागास्कर इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड ग्लोबली। इकोलॉजिकली इट इज़ वेरी रिच बिकॉज हाई रेनफॉल होती है एंड दिस इज़ अ कोस्टल एरिया, but it is not the largest island. So Madagascar can never be the answer. Talking about New Guinea, now this is situated between Papua New Guinea and Indonesia, ठीक है। पैसिफिक ओशन के एरिया के अराउंड है हमारा ये न्यू गिनिया। नाउ दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड। टॉकिंग अबाउट द बॉर्नियो जो है दिस इज इन द साउथ ईस्ट एशिया। नाउ करेक्ट आंसर हमारा क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड, ठीक है। इट इज स्प्रेड ओवर 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इतना ज़्यादा एरिया है, ठीक है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ग्रीनलैंड अगर मैं बात करूँ, सो पॉलिटिकली ये डेनमार्क से एसोसिएटेड है, ये फैक्ट आप ध्यान रखना, ठीक है। इट इज़ पॉलिटिकली एसोसिएटेड विथ डेनमार्क, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑब्वियसली ग्रीनलैंड होगा। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया क्वेश्चन हमारा पॉलिटी का। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे, इससे हमारे पॉलिटी के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो आर्टिकल 54 देखते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको प्रेसिडेंट वाला चैप्टर भी अभी जो है ना मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स यहीं पे रिवाइज करा दूंगा 2 मिनट में। सो डिवीजन हो जाएगा आपका। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब आप मुझे ये बताओ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कंडक्ट कौन करवाता है? द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। हु आर एलिजिबल? सो देयर इज एन इलेक्टोरल कोलाज, देयर इज एन इलेक्टोरल कोलाज दैट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर। अब ये इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ से होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, both house of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. In addition to that elected members होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये ध्यान रखना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं होते हैं इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? एंड ये अप्रोप्रिएटली करेक्टली मैच्ड है। आर्टिकल 56 टेल्स अबाउट द टर्म्स ऑफ द ऑफिस दैट शुड बी 5 ईयर का टेन्योर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इन द लाइन इज आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और सिटीजन ऑफ इंडिया या नेचुरलाइज सिटीजन्स भी चलेगा। नेचुरलाइज सिटीजन भी पर्सन अगर हो तो ही कैन बिकम द मेंबर, हु कैन बिकम द प्रेसिडेंट। एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स एटलीस्ट एज होनी चाहिए एंड ही शुड बी क्वालिफाइड, ही शुड बी क्वालिफाइड
फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए, दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड ऑल्सो एक जो फैक्ट हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, शुड नॉट होल्ड, ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे आर्टिकल 61 इज नॉट करेक्टली मैच्ड बिकॉज आर्टिकल 61 टॉक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द ओथ और अफर्मेशन, सो द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 60 एंड ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को, दिस इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप कि सारे आपके कंसेप्ट यहाँ ब्रशअप हो गए होंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, this is the breakdown of glucose in cytoplasm results in the formation of what? Now, talking about ये जो प्रोसेस है ना, ब्रेकडाउन जो होता है ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। This is the breakdown of glucose in the cytoplasm. This process is known as glycolysis, ठीक है। Now this glycolysis, it converts one glucose molecule into two molecules of pyruvate which generates a small amount of energy. So ये glycolysis ये pyruvate and energy release करता है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, दिस इज रिलीज ड्यूरिंग द कर्व साइकिल। कर्व साइकिल होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये कर्व साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड इट इज ड्यूरिंग दिस कर्व साइकिल दैट CO2 इज इवॉल्व्ड, ठीक है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। पायरुवेट एंड ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन कभी प्रोडक्ट नहीं होता है, इट इज़ अ रिएक्टेंट दैट इज यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एंड पायरुवेट एंड नाइट्रोजन, तो इट डजेंट मेक सेंस, ठीक है ना। सो डी हमारा नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following rivers is known for its unique karst topography? Now karst topography पे ये क्वेश्चन है। एक्चुअली आपको पहले ये पता होना चाहिए कि what is karst topography. Now this is a landscape that is shaped, that is formed by dissolution of soluble rocks like limestone, dolomite, gypsum. जब surface और ground water in rocks पे which consist of limestone, dolomite and gypsum, this water comes in interaction to that, then karst topography is formed, ठीक है। this is all about the karst topography. now talking about the options, पहला ऑप्शन है हमारा यांगसे। now this Yangtze is the China's longest river, ये पता होना चाहिए आपको, China's longest river is Yangtze, ठीक है। मोस्टली जो ये रिवर फ्लो करती है प्लेट्यू के रीजन में फ्लो करती है, ठीक है। प्लेट्यूज है विच इज़ मोर ऑफ अ ग्लेशियर सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि तिब्बत साइड से राइज करती है, सो वहाँ पे कार्स्ट टोपोग्राफी इज़ नॉट एप्लीकेबल, दैट इज़ वाई ये हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज मेकोंग रिवर। अब टॉकिंग अबाउट मेकोंग रिवर, मेकोंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नाउ मेकोंग रिवर इट फॉर्म्स द कार्स्ट टोपोग्राफी, कहाँ पे फॉर्म करती है, ये चाइना में करती है, ठीक है। सो दिस हमारा मेकोंग इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मैं येलो रिवर की बात करूं तो येलो रिवर इज़ वेल नोन एंड इट्स फेमस फॉर इट्स लॉयस डिपॉजिट। अब ये लॉयस क्या है, दिस विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। लॉयस डिपॉजिट के कारण इट लीड्स टू फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कार्स्ट लैंडस्केप। एंड गंगा प्लेन्स हमें पता है हिमालयन प्लेन के अलॉन्ग दिस मूव्स पैरेलली एंड इट फॉर्म्स द अलूवियल प्लेन, तो कार्स्ट टोपोग्राफी का तो कोई सेंस ही नहीं बनाया, ठीक है। सो मेकोंग इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से, दिस इज अबाउट द नायका सिस्टम। नाउ टॉकिंग अबाउट नायक सिस्टम, ये नायक सिस्टम था क्या? Now this was a military and administrative structure which was developed during the time of विजयनगर एम्पायर। आंसर क्लियर हो गया। Now इस सिस्टम में होता क्या था,
कि जो मिलिट्री कमांडर थे, द मिलिट्री कमांडर, दीज वेयर नोन एज द नायकाज, ठीक है, द मिलिट्री कमांडर वेयर नोन एज द नायकाज एंड दे वेयर ग्रांटेड लैंड, लैंड जिसको कि अमारम बोलते थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, इन एक्सचेंज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप, ठीक है। दीज मिलिट्री कमांडर यूज टू गवर्न द लोकल टेरिटरीज, रेवेन्यू का कलेक्शन भी यही करते थे, एंड ऑब्वियसली दे वेयर लॉयल टू द सेंट्रल कमांड। नाउ दिस सिस्टम हेल्प देम टू इवॉल्व एंड सक्सेसफुली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री इश्यूज एट दैट टाइम। नाउ जैसे नायक सिस्टम इज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर, द प्रिंसिपल ऑफ अष्ट प्रधान, ये हमारा कृष्णदेव राय के टाइम पे था, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय, ठीक है। मानसबदारी सिस्टम, दिस विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मानसबदारी सिस्टम किसके टाइम पे प्रिवेल करता था, ठीक है। सॉरी, अष्ट प्रधान वेयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी, एंड अष्ट दिग्गज वेयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, ड्यूरिंग शिवाजी के टाइम पे अष्ट प्रधान वेयर देयर एंड अष्ट दिग्गज वेयर देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय, ओके। नाउ बहमनी किंगडम हो नहीं सकता है क्योंकि दे वेयर ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, पर्शियन ट्रेडिशन दे यूज टू फॉलो, सो हमारा इनकरेक्ट है। काकतियास इज नॉट द करेक्ट आंसर। प्रतिहारास वेयर इन द नॉर्थ इंडिया, सो ये भी फॉलो नहीं करते थे। नायक सिस्टम का करेक्ट आंसर हमारा विजयनगर है, ठीक है। Let's now move to the next question, that is the FRBM Act. Now what is this act? Now the full form is Fiscal Responsibility and Budget Management Act. It was introduced to bring the fiscal discipline and to reduce both fiscal deficit as well as the revenue deficit. दोनों के लिए ये FRBM एक्ट इज एप्लीकेबल, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट। बट अदर देन दैट, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, FRBM एक्ट के अंदर 3 रिपोर्ट्स आर टू बी लेड। सबसे पहला तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, नेक्स्ट इज मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, एंड द थर्ड रिपोर्ट इज फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। ये 3 रिपोर्ट्स आ सकती हैं। कोई ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द FRBM एक्ट एज पर द FRBM एक्ट, एंड ये 3 रिपोर्ट्स आ सकती हैं, एंड एक ऑप्शन 4th आपका कोई भी और रैंडम रिपोर्ट आ जाएगा। सो ये नाम आप याद रखना, MMF से इसको याद रख सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म फिजिकल गोल, एंड देन इज फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बोथ फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। Let's now move to the next question. Now next is the activities or services focused on creation and interpretation of new and existing ideas are referred to as. अब ये क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व होगा when you know about all of these options. So let us research the options first. Talking about the quinary activities. Now these activities are related to those person who take high level decision making roles. ठीक है, जैसे कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स हो गए कंपनी के, गवर्नमेंट लीडर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द पॉलिसी मेकिंग। जो भी पॉलिसी मेकिंग करता है एट द टॉप मोस्ट लेवल, दीज आर नोन एज द क्विनरी एक्टिविटीज। सो क्विनरी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज टर्शियरी एक्टिविटी। नाउ दीज एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड टू डे कमर्शियल एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्ट, सच एज बैंकिंग, such as retail. Mainly these are associated with the service sector. Okay, so tertiary भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़। नाउ दीज एक्टिविटीज़, ये तो सिंपल है, दीज आर लिंक टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है, वेयर द रॉ मटेरियल, जहाँ पे क्या होता है, रॉ मटेरियल इज टर्न इनटू गुड्स। सो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। Now what are these activities? These are the intellectual activities that is associated with R&D, that is research and development, data analysis का जो काम होता है, information technology,
ठीक है, ऑल ऑफ दिस विच इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल आइडियाज, दीज आर एसोसिएटेड विद द क्वाटरनरी एक्टिविटीज. ओके, अंडरस्टूड. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ना ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है एंड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनडीए एग्जाम में आया है. ठीक है, एनडीए विच इज़ कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, ये क्वेश्चन वहाँ से लिया है मैंने. लेट अस स्टार्ट. द श्रावती रिवर क्रिएट्स जोग फॉल्स. नाउ एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि जो श्रावती रिवर है दैट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका एंड इज़ जोग फॉल्स जो है इट इज़ इन कर्नाटका एंड इट इज़ ऑन द श्रावती रिवर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है ब्रह्मानी रिवर. नाउ ब्रह्मानी रिवर इज़ ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कियोल रिवर एंड संक. एंड ये साउथ कियोल जो रिवर है ना, ये सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है. यहाँ पे क्या दिखा है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोसी एंड संक. कोसी तो इट फ्लोज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार. कोसी हमारी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में फ्लो करती है. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ ब्रह्मानी रिवर जो कि पेनिनसुलर साइड है. ठीक है. ऑल्सो कोसी इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार एंड दामोदर इज नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल. ये तो पता ही होगा आपको आई गेस. सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. थर्ड है ताम्रपाणी इज अ रिवर दैट इज सिचुएटेड इन द त्रिनुवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. सो एब्सोल्युटली करेक्ट है. ताम्रपाणी रिवर है, इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, ओरिजिन है इसका वेस्टर्न घाट में. सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो अगर करेक्ट स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे ओनली द 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. एक तो नंबर 1 करेक्ट है, नंबर 3 करेक्ट है, 2 इज फॉल्स. सो B is going to be the correct answer to this question. Let us now see the next question and this is going to be the last question of today's. Now ये भी बहुत factual question है, तो चलिए देखते हैं इस factual question को. Where does the world's highest tide occur? Now पहले ऑप्शंस देखते हैं. हमें इतना पता है बे ऑफ बंगाल में तो टाइड्स आती हैं. कब आती हैं भाई? तो साइक्लोन्स सबसे ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि द टेम्परेचर इज़ हाइयर इन द बे ऑफ बंगाल. फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के लिए मिनिमम कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है. आई गेस ये पता होगा आपको. नाउ यहीं पे डिफरेंस क्लियर हो जाता है वाई बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी. क्योंकि अरेबियन सी का जो सी टेम्परेचर है दैट इज़ नॉट, द सी इज़ नॉट दैट वार्म कि उसमें एक साइक्लोन बने. ठीक है. सो बे ऑफ बंगाल तो ऑब्वियसली आंसर हो सकता है. अब बे ऑफ फुंडी, इसके बारे में तो मैंने भी नहीं कभी सुना था इससे पहले. नेक्स्ट इज़ बे ऑफ बिस्के, इसके बारे में नहीं पता. हडसन बे के बारे में नहीं पता. तो एग्ज़ाम में अगर मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता तो मैं इसको स्किप करता, बट हम इसको स्किप नहीं करेंगे क्योंकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बे ऑफ बिस्के पहले देखते हैं. बे ऑफ बिस्के हमारे यूरोप में है. ठीक है. मॉडरेट टाइड्स के लिए जानी जाती है. ये टाइड्स तो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. टाइड से रिलेटेड सिर्फ इतना पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड ऑकर कहाँ करती है. ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको लोकेशन पता होनी चाहिए. बे ऑफ बिस्के, दिस इज सिचुएटेड इन यूरोप. ठीक है. हडसन बे इज सिचुएटेड इन कनाडा. बे ऑफ फुंडी, टू टॉक अबाउट बे ऑफ फुंडी कहाँ पे हमारी, सो दिस इज इन नोवा स्कॉटिया. एंड ये नोवा स्कॉटिया कहाँ है? तो ये कनाडा में है. ठीक है. एंड दिस बे ऑफ फुंडी इज़ द प्लेस जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड्स आती हैं. ठीक है. बे ऑफ बंगाल में भी टाइड्स आती हैं बट साइक्लोन्स के टाइम पे आती हैं, जनरली नहीं है. बट बे ऑफ फुंडी विच इज़ इन कनाडा एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड. ठीक है. तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. सो यस, वी आर डन विथ टुडेज़ लेक्चर. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना. वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो. एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि कौन से सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. एंड मैं एक्सप्लेनेटरी वे में, जैसे मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करा करूँ. ठीक है.
वैसे तो आई ट्राई कि साइंस का भी पोर्शन कवर हो, पॉलिटी भी कवर हो, ज्योग्राफी भी कवर हो, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये मैं सारे कवर करने की कोशिश करता हूँ। बट आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वेटेज उसका बढ़ा देंगे, बाकी का वेटेज थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है, सो दैट ओवरऑल एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग प्रोफेशनल एंड गेटिंग बीइंग अ मास्टर ऑफ एनी वन सब्जेक्ट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए यू शुड बी मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल, ठीक है। हर सब्जेक्ट में का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, दैट इज एंड दैट विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है। सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।